नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, बजट, केंद्रीय बजट, केंद्रीय आम बजट, यूनियन बजट पेश हो चुका है संसद में। ऐसे में क्या कुछ खास बातें रहीं, इसको सब कुछ हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। 15 पॉइंट्स, 15 फैक्ट, 15 सेक्टर में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें रहीं खास, किसको किसको आपको ध्यान में रखना है। ना सिर्फ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे, बल्कि आप एक भारतीय आम नागरिक के लिहाज से भी इसे देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना खर्च होने वाला है, सरकार की योजनाएं क्या क्या है, आगे कहां कहां पर पैसे लगाए जाएंगे, क्या क्या हमें लाभ होंगे, क्या क्या किनको किनको सेक्टर में नुकसान हो सकता है, किसको किसको लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही मजेदार होने वाली है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उस दिन मैंने आपको बताया था दोस्तों, जीडीपी का पिछले वर्षों का कुछ अनुमान, ये फिर से दिखाना जरूरी है। पिछले वर्षों में अगर देखेंगे दोस्तों तो 8.2 रहा था पहले, इसके पहले, ठीक है, 2016-17 में। इसके बाद 6.8% का हुआ जीडीपी ग्रोथ रेट 2017-18 में, 18-19 में 6.5, 19-20 में 4.0, इसके बाद 20-21 में -7.3 हो गया था। इस बार का जो बजट लॉन्च किया गया है, इसमें अनुमान किया गया है कि 9.2% का अनुमान ये होगा जीडीपी ग्रोथ रेट का। इसके बाद जो अगला वित्तीय वर्ष होगा, इसमें 8 से 8.5% के बीच में ग्रोथ रेट होगी जीडीपी की। ये सब चीजें तो हमने पिछली वीडियो में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, सर्वे में जान लिया था अच्छे से। अच्छा, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी। निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ही पेश किया है ये बजट। इनके कार्यकाल का, जब से वित्त मंत्री हैं, इन्होंने चौथा बजट इस बार पेश किया। इस बार वाला बजट भी दोस्तों डिजिटल बजट ही था। इस बार भी पेपरलेस बजट ही लॉन्च किया गया, पिछली बार की तरह इस बार भी डिजिटल बजट ही था। भारत का ये टोटल 92वां बजट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का ये 10वां बजट था। इस बजट में क्या कुछ रही बातें खास, देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस बार पिछली बार की अपेक्षा दोस्तों काफी ज्यादा रुपए खर्च किए जाने के प्रावधान पेश किए गए हैं। 39.45 लाख करोड़ रुपए का इस बार का बजट पेश किया गया है, यूनियन बजट पेश किया गया है। इसमें पिछली बार की अपेक्षा 4.61 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अब आगे का जो 25 साल होने वाला है, यानी कि आजादी के 75वें वर्ष में अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। जब से हमें आजादी मिली है तब से आपका 2022 का वर्ष जो है वो 75वां वर्ष है। इसके बाद से आजादी के 75वें वर्ष से लेकर के आजादी के 100वें वर्ष, यानी अगले 25 साल को, वर्ष 2047 तक को दोस्तों अमृत काल घोषित किया गया है। और इस अमृत काल को ही बेस में लेकर के ये बजट लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बार का जो बजट है ना, इस बार का बजट जो है, एक प्रकार से कहें, इस बार के लिए जो अभी के वर्तमान में नागरिक हैं उनको ज्यादा लाभ ना मिल करके फोकस यहां पर किया गया है कि अगले आने वाले 25 सालों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए जिससे आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए लाभ हो देश को, ठीक है ना। तो इस बार के लिए बहुत सारे लोग निराश भी हैं, क्योंकि इस बार के लिए सरकार ने उतना ज्यादा नहीं दिया है कुछ, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है जो भी दिया गया है। चलिए, तो अमृत काल आपको समझ में आया। इस अमृत काल के लिए दोस्तों सरकार की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। इन 4 चीजों पर फोकस करने वाली है अगले 25 सालों में सरकार। इसमें पीएम गति शक्ति योजना होगी। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा सनराइज अपॉर्चुनिटी हुआ, ऊर्जा परिवर्तन काल हुआ, क्लाइमेट एक्शन हुआ, इस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, अभी जो COP26 सम्मेलन हुआ था, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत जो है ये ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा 2047 तक। 2047 याद रखना है, क्योंकि 1947 से 2047 हम लोग 100वां वर्ष कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों निवेश का वित्त पोषण, यानी इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग की भी, इस पर भी फोकस रहेगी सरकार की। अब 15 सेक्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि बजट 2022 किन किन जगहों पर कितना कितना खर्च किया जाएगा, क्या क्या स्कीम रहेगी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए, इनकम टैक्स, सबसे ज्यादा जो लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स पर कुछ आए, सरकार कुछ इसको कम करे, टैक्स को कुछ इसका स्लैब वगैरह कुछ बढ़ाए, इंक्रीज करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं किया पिछली बार की अपेक्षा। इस बार भी पिछली बार की तरह ही कोई भी परिवर्तन नहीं किया टैक्स स्लैब में, जैसा था वैसा ही है। यानी कि पहले 2.5 लाख रुपए तक जीरो होता था, फ्री होता था, टैक्स फ्री, अभी भी उतना ही है। सीनियर सिटीजन के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए, सबके लिए। 2.5 लाख से ऊपर की इनकम वाले को 5% देना था, अभी भी देना है वैसे ही। 3 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, बिल्कुल अभी भी वैसे ही है।
5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स अभी भी वही है। 10 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना था, अभी भी वही है। सेम जैसे पिछला था इस बार भी वैसे ही है। इनकम टैक्स में ना घटोतरी की गई ना बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा एक जो टैक्स में दोस्तों एक जो बड़ी बात आई सामने वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। अभी देखिए बहुत सारी अटकलें लग रही थी कि क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी कि नहीं होगी। हालांकि सरकार ने ये कुछ खुल करके नहीं कहा कि लीगल करेंगे कि नहीं, लेकिन आप सोचो जब इनकम पर इससे 30% टैक्स लगा दिए, इसका मतलब जब लीगल रहेगा तभी, लीगल समझ रहे हैं तभी ना टैक्स लगा रहे हैं भाई। इलीगल चीजों पर तो पता ही नहीं लगता सरकार को, तो उस पर टैक्स कैसे लगी? जब टैक्स ले रही तो इसका मतलब लीगल है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, कहीं भी कभी भी सरकार ने अपने पूरे भाषण में ये नहीं कहा, निर्मला सीतारमण जी ने, कि हम बिटकॉइन को या ईथर कॉइन को या जो भी हो डॉजी कॉइन को, इनको हम लीगल मान रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये जरूर कहा कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी, यानी भारत में भी शानदार तरीके से आप स्वागत कीजिए, भारत में भी ई रूपी आने वाला है, डिजिटल करेंसी आने वाला है, इसी वर्ष आएगा, ये घोषणा की गई है। अभी आगे हम लोग बैंकिंग वाले क्षेत्र में उसको समझेंगे। निर्मला सीतारमण जी ने यह बजट पेश किया। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, 91 मिनट का उनका भाषण था। कभी कभी पूछ लिया जाता है, 91 मिनट का उन्होंने भाषण दिया है, 90 से 91 मिनट के बीच में उन्होंने भाषण दिया। पेपरलेस बजट था ये। इसके बाद इनकम के बाद अगर हम लोग बात करें मेडिकल में भी लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में पिछली बार आप देखे हो क्या हुआ, लेकिन सरकार ने उस उम्मीदों पर काफी ज्यादा काम भी किया है। मेडिकल पर काफी ज्यादा काम किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किए जाएंगे, कई नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किए जाएंगे। कोरोना में मेंटल हेल्थ पर दोस्तों ज्यादा फोकस किया गया है। देखिए देखा गया है एक सर्वे के अनुसार कि पूरे भारत भर में 14% नागरिक जो है ना वो मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं इस कोरोना की वजह से। कुछ डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, कुछ दोस्तों बहुत ज़्यादा जिन पर लोड आ गया है, या फिर किसी का धंधा बंद हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो इस वजह से किसी का परिवार का कोई सदस्य चला गया छोड़ करके, तो इस वजह से मेंटल हेल्थ से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं। तो इस बार का जो बजट है ना, खास करके मेंटल हेल्थ पर, मेंटल ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएंगे। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत इससे निपटारा पाया जाएगा। 23 ऐसे टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए 86,200 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया जाएगा, इसके लिए डिसाइड किया गया है, और जो कि पिछली बार से 12,268 करोड़ ज्यादा है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण में 2.0, पीएम पोषण, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, ये सभी योजनाएं भी लाई जाएंगी। इसको अभी हम लोग महिला सशक्तिकरण वाले में भी आगे चल करके अच्छे से समझेंगे। तो ये तो मेडिकल का विभाग रहा। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इसके लिए सरकार ने क्या किया? इसके लिए सरकार ने कहा है 5 साल में 60 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे। देखते हैं इस बार होता है कि नहीं। 14 क्षेत्रों से पीएलआई स्कीम बढ़ेगी। पीएलआई स्कीम से 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत दोस्तों 16 लाख नौकरियां और जनरेट की जाएंगी। इसके बाद बात करें डिजिटलाइजेशन पर दोस्तों सरकार ने काफी ज्यादा फोकस किया है, काफी ज्यादा काम किया है। ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे। ई पासपोर्ट पर दोस्तों माइक्रोचिप्स भी लगाए जाएंगे, उनको ट्रैक भी किया जाएगा, जिस पर बायोमेट्रिक सुविधा भी होगी। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए पासपोर्ट के जरिए इधर उधर घूम रहा है, कहीं भी पकड़ा जाता है या फर्जी तरीके से कुछ भी करता है, ट्रैक कर लिया जाएगा आसानी से। इसके अलावा ई चार्जिंग स्टेशन पर दोस्तों बैटरी अदला बदली की भी सुविधा दी जाएगी। ई चार्जिंग आप देख रहे हो, ई व्हीकल सुविधा बढ़ती जा रही है, ई व्हीकल्स, ई मोटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के तहत। तो वहां पर ई चार्जिंग स्टेशन जहां स्थापित किए गए हैं वहां पर चार्जिंग के बजाय बैटरी अदला बदली की भी सुविधा दी जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप समझिएगा। जैसे आप गए, आपके पास समय नहीं है, आप चार्ज करना चाहते हो, लेकिन चार्ज करने में टाइम तो लगेगा भाई, वो ऐसा तो है नहीं पेट्रोल की तरह आप डाले तुरंत निकल लिए, तो चार्ज करने में समय लगेगा। आपके पास वैसा है, धन है, बैटरी बदल लो, उसके बाद निकल लो अपने रास्ते पर, ठीक है। इसके बाद ऑडियो वीडियो गेमिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। देख रहे हो गेमिंग कम्युनिटी आजकल कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो ऑडियो वीडियो विजुअल्स गेमिंग इन पर भी फोकस किया जाएगा। इनके लिए कमेटीज डिसाइड की जाएंगी, बनाई जाएंगी। 5G मोबाइल सर्विसेज, सरकार ने कहा है कि 5G सेवा जो है हम लोग इसी बार लॉन्च कर देंगे।
डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर, डेटा हब बनाया जाएगा। आपको अभी पता होगा दोस्तों कि जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड पर आरबीआई ने बैन लगाया था, याद ही होगा ना, बताया था मैंने करंट अफेयर में। क्यों लगाया था? क्योंकि आरबीआई का कहना यह था कि भारतीयों का जो भी मास्टर कार्ड का जो एटीएम कार्ड है उसका डेटा आप इंडोनेशिया या दूसरी कंट्रीज में क्यों स्टोर करते हो? डेटा सेंटर आप इंडिया में बनाओ, इंडिया में इंडियन का डेटा इंडिया भी नहीं रहे। इसी वजह से ऐसे ही सेक्टर में ऐसा अगर आप नहीं करोगे तो आप पर बैन लगा दिया जाएगा। तो बैन लगा भी था मास्टर कार्ड पर। उसके बाद सरकार ने इस बार के बजट में लॉन्च भी कर दिया कि डेटा सेंटर भारत में भी बनाए जाएंगे, ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम बनाए जाएंगे, एनर्जी स्टोर किया जाएगा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में भी हम लोग इसको और अच्छे से जानेंगे। पांचवा जो है दोस्तों, ये है फार्मर्स, किसान। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। एक प्रकार से कहें कि सरकार ने बहुत ज्यादा साहस दिखाया है इस बजट में। जैसा लोगों को उम्मीद थी कि ये 5 राज्य का चुनाव होगा, इन्हीं 5 राज्यों पर फोकस करके चीजें लॉन्च की जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जब सरकार नई आती है उसका 2-3 साल 4 साल दोस्तों बहुत तगड़े से वो चलती है, ठीक है, खासकर जब दोबारा जीत करके आती है। तो इसी तरीके से चल रहा है। और जो 5वां वाला होता है बजट, उसमें बिल्कुल लुभावने वादे दिए जाते हैं। इस बार भी सरकार ने बिल्कुल साहस वाला कदम दिखाया है। बिल्कुल फिक्र नहीं कि हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा क्या होगा। बिल्कुल ऐसी चीजों पर जिससे आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए भाई। जब अभी के लिए बजट अब आपका नहीं आया तो अभी वाले नागरिक क्या करें? जो भी कोरोना से उभरे हुए हैं वो क्या करें? जिनका धंधा डूबा हुआ है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, वो क्या करें? तो उन सबके लिए लोगों के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो आगे के 25 साल को देखते हुए आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। ये भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों भारत के देख रहे हो आप दुश्मन कितने ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो भारत को भी उसी हिसाब से डेवलप करना होगा अपने आप को। भारत कई सेक्टर में कितना पीछे रहता है, तो भारत को डेवलपिंग में तेजी से बढ़ना होगा, इस वजह से किया गया है। फिलहाल किसानों के लिए उसके बाद भी काफी सारी चीजें की गई हैं, जैसे डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट्स में दिए जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, यानी कि जैसे कोई किसान है, कोई खेती करता है, उत्पादन करता है, तो अगर वो जाता है मंडी में बेचने तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब कि इतना तो मिनिमम दाम उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना, इससे कम नहीं मिल सकता है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इसी को लेकर के किसान बिल्कुल के आंदोलन वगैरह भी हुआ था। तो एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ जो है किसानों के खाते में डायरेक्टली भेजे जाएंगे। 2023 को दोस्तों मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है। लगभग 76 से ज्यादा देश ने यूएन के साथ मिलकर के इसे घोषित किया था। भारत ने भी इसे घोषित किया हुआ है 2023 को मोटा अनाज का वर्ष। करंट अफेयर में मैंने आपको कवर कराया था। गंगा के किनारे दोस्तों 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, बायो फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के तटीय इलाकों में जो होगा 5 किलोमीटर की रेंज में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसको चेंज किया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका सिलेबस चेंज किया जाएगा, उनको और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाएगा कि कैसे वो प्रैक्टिकली दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे फिर और भी जो भी चीजें हो, खाद्य सामग्रियां हो, इनका कैसे वो लोग नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। आप देख रहे हो अभी आजकल दोस्तों इजराइल से समझौता किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बताया था इजराइल जो है 150 गांवों के लिए समझौता किया है भारत के। उन 150 गांवों को स्मार्ट तरीके से वहां पर उत्पादन में वृद्धि करेगा अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके। तो ऐसे ही यहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च वगैरह कराए जाएंगे जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हों वो रिसर्च वगैरह कर सके कृषि क्षेत्र में। खेती की जमीन के दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा। जो खेती की जमीन के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको डिजिटलीकृत किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके बाद आते हैं बैंकिंग पे दोस्तों इस बार 37.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बैंकिंग के तहत ही समझ लीजिए एक प्रकार से इसी में एक सेक्टर ये भी जोड़ लीजिए कि हर एक राज्य को 1-1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? जिससे हर एक राज्य की इकोनॉमी जो है उसको बूस्टअप मिल सके। अगर उसको किसी चीज में जरूरत है तो वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके। बड़े राज्यों में तो फर्क नहीं पड़ेगा 1 लाख करोड़ का उतना ज्यादा, छोटे छोटे राज्यों के लिए बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 37.7 लाख करोड़ इसके लिए किया जाएगा जिससे अर्थव्यवस्था राज्यों की मजबूत हो सके। आरबीआई जो है इसी वर्ष अपनी डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी।
डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसको दोस्तों हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते। जैसे आपके पास कोई नोट है 10 रुपए 5 रुपए, आप उसको उठा सकते हो। डिजिटल मुद्रा में आप टच नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से आभासी मुद्रा होती है, इंटरनेट मुद्रा होती है, केवल ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे बिटकॉइन हुआ, डोजे कॉइन हुआ, ठीक है, ईथर कॉइन हुआ, ये सभी चीजें तो भारत में भी ये आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जो होगा 30% टैक्स उस पर इनकम पर लगाएगी सरकार। इसके बाद देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो डाकघर होंगे, जो पोस्ट ऑफिसेज होंगे, वहां के बैंकों को और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के बैंक जो है इनको प्रमोट करने से सरकार को भी फायदा होने वाला है, सरकारी सिस्टम है। और वहां पर एटीएम जैसी सुविधाएं लगाई जाएंगी तो लोगों को आसानी हो जाएगा पैसा लेन देन करने में। ठीक है, चलिए इसके बाद रेलवेज पर आए दोस्तों, तो रेलवेज जो है इस बार अगले 3 वर्षों में यानी 2025 तक बात करें तो 400 नई जनरेशन की दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या होता है? ट्रेन 18 मैंने आपको बताया था 18 महीनों में तैयार की गई ट्रेन 18 बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाई गई है। इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होती हैं। तो ऐसी 400 नई ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी। बहुत बड़ा इससे बदलाव आएगा। इससे एक तो टाइमिंग सुधरेगी रेलवे वालों की, रेलवे वाले सुधरेंगे, ठीक है ना, साफ सफाई बढ़ेगी, इंडिया थोड़ा सा और स्मार्ट होगा, टूरिस्ट आएंगे तो थोड़ा सा उनको अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, वन प्रोडक्ट वन स्टेशन स्कीम लाई जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन शिल्प अभियान चलता है, वन क्राफ्ट चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना चलती है। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है तो यानी एक एक जिला का एक एक उत्पाद उठाया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन से उसके बढ़ावा मिलेगा। जैसे अब इसे ही यहाँ पर ट्रेनों पर किया जाएगा। यहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वन स्टेशन स्कीम लाने से क्या होगा कि एक स्टेशन का एक कोई उत्पाद उस जगह का उसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग आते हैं सुल्तानपुर से लखनऊ तो निहालगढ़ पड़ता है। अब निहालगढ़ का समोसा दिमाग में रहता है, भाई समोसा खाएंगे तो वहीं का खाएंगे, निहालगढ़ का समोसा बहुत फेमस है, तो उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे वहां के जो रीजनल लोग होंगे, जो वहां के जो वेंडर्स होंगे, जो बाकी चीजें होंगे, जो लोग होंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा, दुकानदारों को बढ़ावा मिलेगा और वो अच्छे से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों स्टेशनों पर ब्रांडेड उत्पाद और माल बेचने के लिए नियम बनाए जाएंगे जिससे धांधली रुक सकेगी। स्टेशन पर जो भी प्रोडक्ट बिकेंगे वो ब्रांडेड बिकेंगे। जैसे आप ले लो पार्ले जी के कोई चीज़ मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, या ब्रिटानिया का मिल रहा है, ठीक है ना, तो इन सब का चीज़ों का अगर मिलेगा तो आपको एक्चुअल रेट पता रहेगा। अभी स्टेशन में क्या है, मान लीजिए कोई सी भी ऐसे एरू गरू अगर कोई कंपनी का कोई ब्रांड आप प्रोडक्ट उठा लोगे, अब पता नहीं उसमें क्या मिलाया गया हो या कैसी चीजें रही हो या उसका एक्चुअल रेट क्या रहा हो और आपको क्या दिया जा रहा हो, आपको पता नहीं रहेगा। तो ऐसे में धांधली होती थी। तो ये चीजें बंद की जाएंगी, ब्रांडेड उत्पाद ही बिकेंगे, ब्रांडेड माल बेचने के लिए वहां पर नियम लाए जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। रेलवे के लिए टोटल 2,40 करोड़ रुपए इस बार पूंजीगत व्यय इन्वेस्ट किए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर में दोस्तों सरकार का बहुत बड़ा कदम रहा है इस बार। डिफेंस सेक्टर में सरकार का मेनली फोकस ये रहा है कि इस बार हम लोग भारत में ही इक्विपमेंट बिल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा भारत में भी डिफेंस सेक्टर में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। डिफेंस सेक्टर में भारत की जो भी कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको सपोर्ट किया जाए सरकार की तरफ से, जिससे वो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई प्रकार की मिसाइलें और भी चीजें डेवलप करे। और सरकार जो है जो रक्षा के लिए खरीदती है बाहर से, विदेशों से, वो कोशिश करे भारतीय कंपनियों से खरीदे। BEL हुआ, HAL हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसे स्काई रूट हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, इनको बढ़ावा मिल सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके डिफेंस सेक्टर में भी। इसके लिए सरकार ने बताया है कि इस बार हम क्या करेंगे, 68% जो रक्षा उपकरण है वो देश में ही खरीदेंगे, बाहर से नहीं लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इंपोर्टेशन कम होगा बाहर से, भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा डिफेंस सेक्टर में भी। अब टोटल रक्षा बजट जो है इस बार का वो है दोस्तों 5.25 करोड़। इसमें से सरकार ने बताया है कि इसमें से 1.5239 या कहें 1,52,369 करोड़ रुपए जो हैं वो नए हथियार, विमान, फाइटर जेट, युद्धपोत और भी जो भी सैन्य सामग्रियां होंगी वो खरीदने के लिए हैं। बाकी के जो बचते हैं 2.3 लाख करोड़ रुपए वो
जो भी कर्मचारी हैं, सैन्य कर्मचारी, उनको वेतन देना हुआ, पेंशन देना हुआ, भत्ता देना हुआ, इन सब चीजों के लिए खर्च करेगी सरकार। तो यानी मोटा मोटा कहें तो भारत में दोस्तों इतना ही रुपया रक्षा के लिए रखा गया है। देखिए मैं आपको पहले से ही अपना ओपिनियन बताना चाहता हूं, पहले से ही मेरा मानना ये रहा है और मैं सजेस्ट भी करूंगा अगर कोई ऐसा कोई देख भी रहा है तो, कि ये जो चीजें हैं ना इसको बढ़ाया जाए और इसको अलग रखा जाए इन चीजों से। यानी कर्मचारियों को, जो सैन्य कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन भत्ता और पेंशन दी जाती है उनको दीजिए, ठीक है, उस चीज को आप अलग रखिए। लगभग 70 to 80% तो इसी में खर्च हो जाता है दोस्तों, कि वेतन भत्ते को भी उसमें रक्षा बजट में जोड़ लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। रक्षा बजट अन्य देशों में आप देखेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पर रक्षा बजट बहुत ज्यादा होता है। वो सब जो चीजें हैं वो यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होनी चाहिए। इसको अलग रखना चाहिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, जिससे हम लोग और हाईटेक चीजें खरीद सके, ठीक है ना, और इंडिया की जो आर्मी है या जो भी डिफेंस सेक्टर है उसको और ज्यादा मजबूत कर सके। इसको अलग रखना चाहिए इससे, लेकिन यहां पर रक्षा बजट में दोनों चीजें जोड़कर ली जाती है। चलिए कोई बात नहीं। अगला एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हालांकि इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन जो भी बढ़ाया गया है उसमें काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म का विजन करके बढ़ाया गया है। 17% इस बार पिछली बार से ज्यादा बढ़ाया गया है। 16,000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। एजुकेशन सेक्टर में सरकार 1,04,277 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस बार ई एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ई एजुकेशन मतलब एक प्रकार से समझ लो डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन, जिस माध्यम से आप हमको देख रहे हो, ये भी हुआ ऑनलाइन एजुकेशन ही है, ठीक है ना। इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे ही दोस्तों खास करके सरकार एजुकेशन सिस्टम मतलब देखिए, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए तो सरकार कम ही सोचती है, आप देख ही रहे हो, लेकिन जैसे जो एकेडमिक एजुकेशन है उस पर फोकस ज्यादा है। इसमें क्या कहा गया है कि 200 ई विद्या चैनल चलाए जाएंगे। 200 ई विद्या चैनल, पहले क्या होता था, 1 क्लास 1 चैनल चलता था, अब 200 ई विद्या चैनल चलाए जाएंगे। जो भी एकेडमिक सेक्टर होगा उसको और ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। यानी कि फॉरेन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर भारतीय जो होनहार शिष्य हैं वो चले जाते हैं बाहर पढ़ने और वहीं से कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, विदेशी कंपनियां उनको ले जाती हैं और आगे चल करके वो दोस्तों सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और पराग अग्रवाल जाकर के बन जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो होंगी उनकी कैंपस को भारत में लाने के लिए, भारत में उनके कैंपस स्थापित करवाने में सरकार की मदद की जाएगी। अब महिला सशक्तिकरण पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मेडिकल सिस्टम में मैंने आपको सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के बारे में वहां पर बात की थी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 20,263 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनबाड़ी आप जानते ही हैं क्या होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, शुरुआत में बेसिक एजुकेशन और भी बाकी चीजों पर ध्यान रखती हैं, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी एक प्रकार से आंगनबाड़ी का ही एडवांस रूप होगा, उसी को समझ लीजिए एडवांस किया गया है, अपग्रेड किया गया है। इसके माध्यम से ऑडियो विजुअल्स की माध्यम मुहैया भी कराई जाएगी, यानी बच्चों को और स्मार्टली थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। शुरुआत में ही उनको ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से पढ़ाने पर या सिखाने पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद मिशन शक्ति और वात्सल्य योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको भी और ज्यादा सशक्त किया जाएगा, सरकार की तरफ से और ज्यादा मदद की जाएगी। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस बार 25,172 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए एक और खुशखबरी है, रत्नों पर, आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी जा रही है। विदेशी से जो सीमा शुल्क है वो घटा दी जा रही है, 5% टैक्स कर दिया गया है घटा करके। पॉलिश किए गए जो हीरे हैं वो भी सस्ते कर दिए गए हैं, तो आप डिमांड कर सकते हैं डायमंड की। अगला एमएसएमई और उद्योग। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये क्या होता है जी, छोटे और लघु सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं वो होते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनके लिए सरकार अगले 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उद्योग जो बड़े बड़े हैं उनको 5.54 लाख करोड़ रुपए जो पिछले बजट में था, इससे बढ़ा करके इस बार 7.55 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड दोस्तों एमएसएमई हो या जो इंडस्ट्रीज हो, वहीं से सरकार को सबसे ज्यादा कलेक्शन मिलता है, सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है और जिससे इकोनॉमी चलती है प्रॉपर तरीके से। निवेशकों की क्षमता बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार इसमें मदद भी करने वाली है। कोऑपरेटिव टैक्स 18% से घटा करके 15% तक किया जाएगा। देखिए योजनाएं तो लाती है सरकार, योजनाएं तो लाती है कि हम इस योजना के तहत लोन देंगे, मुद्रा योजना हुआ, ये योजना हुआ, 59 मिनट में इसमें लोन देंगे, बहुत सारी योजनाएं आती हैं।
लेकिन इनको थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर पे भी थोड़ा काम करना था कि बैंक ये सुनिश्चित करे कि इसको लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं। होता क्या है कि योजना तो सरकार लाती है, लेकिन जब जाओ आप बैंक से लोन लेने तो बैंकें देती ही नहीं है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे भी काम करना चाहिए था। इसके बाद स्पोर्ट्स, खेल, ओलंपिक और पैरालंपिक में दोस्तों जो प्रदर्शन हुआ इंडिया का, उसको देखते हुए इस बार सरकार ने खेल को और ज्यादा बढ़ावा दिया है, खेल सेक्टर में और ज्यादा धन खर्च करने की घोषणा की है। आपको पता होगा पैरालंपिक्स में 19 मेडल आए दोस्तों भारत को, और ओलंपिक में 7 मेडल आए, जिसमें इस बार एक गोल्ड भी शामिल था कई वर्षों के बाद जो किया गया। सरकार ने कहा है कि 2022-23 के लिए खेल बजट में 3062 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आगे आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी जा सकें और अपना प्रदर्शन अच्छा से कर सकें। 657.71 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे पिछली बार, अब बढ़ाकर 974 करोड़ रुपए हो गए हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। खेलो इंडिया क्या होता है? खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत दोस्तों अगर कोई खिलाड़ी इसमें प्रदर्शन करके, जब खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए जाते हैं उसमें अगर मेडल्स जीतते हैं तो उनको 8 वर्षों तक 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो बेहतर कोच हायर कर सके, बेहतर अपना ट्रेनिंग कर सके और ओलंपिक के लिए प्रिपेयर हो सके। खिलाड़ियों को कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में इजाफा किया गया है, 245 करोड़ से बढ़ा करके 357 करोड़ रुपए ये बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सभी। जीएसटी और जीडीपी, जैसा कि अनुमान था दोस्तों, जीएसटी आने की वजह से सरकार दिन ब दिन कमाई करती ही जा रही। इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। जीएसटी कलेक्शन की अगर बात करें दिसंबर 2021 में और कंपेयर करें जनवरी 2022 से, तो एक महीने में दोस्तों 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन बढ़ा हुआ है। इतना ये अंतर आया है, यानी इतना वृद्धि हुई है एक महीने में जीएसटी कलेक्शन में। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में, चालू वित्तीय वर्ष में दोस्तों 9.2% की दर से 9.27% दर की दर से बढ़ने का अनुमान है, और जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2022-23 का, इसमें 8.0 से लेकर के 8.5% की दर से ग्रोथ रेट होने का अनुमान है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में दिया हुआ हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बार वैक्सीनेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि जैसे कोरोना महामारी आई ऐसी अन्य कोई महामारियां आगे आए अगर, तो भारत उसके लिए प्रिपेयर हो सके। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बिल्ड कर रही है सरकार? तो दोस्तों नेशनल हाईवेज पर 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाने का प्रावधान किया गया है। हाईवे सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च करती आई है सरकार, पिछली बार भी सबसे ज्यादा 27% तक सड़क बनाने में खर्च किया गया था सरकार के द्वारा। इस बार 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। हाईवेज के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम लाया जाएगा, सभी गांवों तक कोशिश की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे इंटरनेट बढ़ेगा, गांव-गांव तक पहुंच बढ़ेगी, गांव-गांव स्मार्ट होंगे, डिजिटल गांव होंगे और चीजें और तेजी से बढ़ेंगी। सेज के लिए कस्टम्स रूल्स आसान किए जाएंगे, जो सीमा शुल्क हैं सेज प्रावधान के तहत वो थोड़ा सा आसान किए जाएंगे। आवास और मकान दोस्तों ये लास्ट पॉइंट बचता है। गरीबों के लिए 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख घर बनाने के प्रावधान की घोषणा की गई है। पीएम आवास शहरी इलाकों में भी प्रमोट किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी इलाकों में भी, जिसका लाभ लोग उठा सके। अब ये तो थी दोस्तों पूरा का पूरा बजट। अब इस बजट में अब आपको क्या मिला, क्या आपकी उम्मीदें थी, या आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। कुछ मेरा पॉइंट है जो मैं बता सकता हूं, कुछ सुधार, कुछ अच्छी चीजें पहले बात करता हूं। अच्छी चीजें ये थी कि सरकार की बहुत अच्छी सोच है कि लॉन्ग टर्म के लिए, विजन के लिए सोच रही है। आगे के 25 सालों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा जा रहा है और एक प्रकार से सुनियोजित तरीके से सजाया जा रहा है भारत को डेवलप करने के लिए। बुरी चीज क्या थी? बुरी चीज ये है दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं इस बार के लिए ध्यान देना था, कुछ ना कुछ ऐसे फंड, कुछ ना कुछ ऐसे एजुकेशन सेक्टर में और चीजें बढ़ाई जानी चाहिए थी, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या फिर कोई ऐसी चीजें करनी चाहिए थी। क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो कोरोना से अभी भी बहुत सारे लोग उबर नहीं पाए हैं, इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो इसको देखते हुए करंट टाइम पर जो चीजें चल रही हैं, जो व्यक्ति हैं उनको क्या मिला, ये अगर देखेंगे आप तो पूरी स्लाइड में कहीं कुछ नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें आगे के लिए की गई हैं। ऐसा लगता है जैसे बजट 2021-22 नहीं, ये बजट 2021 से 2030 या 2047 तक के लिए है। तो इस प्रकार से नहीं, कुछ इस बार भी सरकार को करना चाहिए था। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा। कमेंट में आप लोग आंसर कीजिए इसका। निर्मला सीतारमण जी, मनमोहन सिंह जी, या अरुण जेटली जी, या यशवंत राज चौहान जी, इनमें से किस वित्त मंत्री ने जो बजट एक पेश किया था उनके एक बजट को काला बजट कहा गया था? आप बताएंगे। तो ये तो थी दोस्तों बजट की पूरी वीडियो। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूं। कैसी लगी है आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, इनमें से आप किसी को अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, इस बजट पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।